सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ कर जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। पहली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, नेगेटिव चीजों के बारे में पहले ही पढ़ दिया। पॉजिटिव चीजों के बारे में आज पढ़ लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बनाते हैं न्यूट्रल, इसलिए न्यूट्रॉन को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, बहुत पेचीदा एक्सपेरिमेंट नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने पहली वीडियो देखी, आज की वीडियो वो 2 सेकंड में ही खत्म कर देगा और आराम से उस बात को समझ जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ इतनी ही है। जैसा कि अगर उस टॉपिक को रिवाइज करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो जो इवैक्यूएटेड कैथोड रे ट्यूब ली गई थी उसके अंदर हमने यहां पर टर्मिनल्स के साथ में बैटरी अटैच कर दी थी और हमने बोला था कि यहां पर कैथोड है, यहां पर एनोड है और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जिसको कैथोड रेज बोलेंगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इसको डेविएट करेगी। बीच में अगर मैं कुछ रख देता हूं तो वो इसकी शैडो भी बना लेगा। यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगी, है ना, तो फ्लोरोसेंस मिल जाएगा, चमक मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी कहानी थी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है प्रोटॉन की डिस्कवरी। रदरफोर्ड ने ये डिस्कवरी की कैसे, कि बोला कि अगर इस कैथोड से, ये जो कैथोड थी, अगर इस कैथोड से राइट साइड में नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है तो इसके अपोजिट एंड पे निकल रहा होगा पॉजिटिव चार्ज बाहर। या फिर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं उल्टा कर दूं और मैं करंट जो है कुछ इस तरह, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होती है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैं बना सकता हूं, बट कन्वेंशनली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं इधर बनाऊं बड़ा टर्मिनल, इधर बनाऊं छोटा टर्मिनल, या फिर इसको एनोड बोलूं, इसको कैथोड बोलूं और यहां से मैं रेस पास आउट करना शुरू कर दूं। मैं समझ सकता हूं बट कन्वेंशनली पॉसिबल नहीं है। ये कन्वेंशनली पॉसिबल है कि अगर यहां से कुछ रेज नेगेटिव निकल रही है तो इधर से कुछ पॉजिटिव निकल रही होगी। अगर इसको मैंने कैथोड रेज बोला और इसको मैं बोलूंगा एनोड रेज। हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ी, बड़ी छोटी सी वीडियो, बड़ी आसान वीडियो। हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ी। कैथोड रे की प्रॉपर्टी के अंदर हमने बोला था कि सेम बिहेवियर होगा, बस इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। हमने बोला था ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी, तो भैया ये भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेंगी। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला? अगर मैं गलती से कोई ऑब्स्टेकल यहां पर रख देता हूं, अगर ये पॉजिटिव मैं बोल रहा हूं और कोई ऑब्स्टेकल मैं यहां पर रख देता हूं, ऑब्स्टेकल मतलब किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट रख देता हूं, है ना, तो इसकी शैडो जो है सेम टू सेम यहां पर आकर बन जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि जो रेज है इसने इस ऑब्जेक्ट को पास ही नहीं किया और वहां पर शैडो जाके क्रिएट हो चुकी है। तो इट फॉर्म्स शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो इसके रास्ते के अंदर होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से भी ये क्या करेगा? डेविएट होगा, बिल्कुल डेविएट होगा। बहुत खूबसूरती से हमने समझा था कि वहां पर जो डेविएशन थी, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज था तो वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा तो उसके पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। अब की बात पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, तो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वहां पे देखा था हमने नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो अब की बार ये किसकी तरफ जाएगा? साउथ की तरफ जाएगा। मतलब कि इसके जो भी साइन कन्वेंशन कैथोड रेज के थे वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे इसके। इसमें भी मास होता है। जैसा हमने देखा था कि वहां पर अगर मैं टरबाइन रख दूं या फिर कोई छोटा मोटा पंखा रख दूं और यहां से कैथोड रेज पास करूं तो ये घूमने लग जाता था, सेम ये भी घूमेगा। सो इट मूव्स द फैन। तो इसका मतलब यहां पर भी कोई छोटे मोटे पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, जिनके अंदर थोड़ा बहुत मास जो है वो देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज थी। बात आई फिर E बाय एम रेशियो की। E बाय एम रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज मींस कूलम, मास मतलब किलोग्राम इनवर्स। इसका मतलब होगा कि E बाय एम जो है, चार्ज बाय मास मतलब कूलम पर किलोग्राम। E बाय एम रेशियो तो होगी इसकी, लेकिन वो लगभग थोड़ी बहुत इक्वल होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं वो लगभग नेग्लिजिबल ही होगी अगर ध्यान से देखें तो। किसमें? कंपैरिजन के केस में। यूजुअली जो इसकी E बाय एम रेशियो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। E बाय एम रेशियो की बात करूंगा तो E बाय एम रेशियो जो होती है किसकी? प्रोटॉन की, वो कम होती है एज कंपेयर टू E बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कारण क्या है इसके पीछे? प्रोटॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखो, व्हाट इज प्रोटॉन? ये एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो कितना, वो इतना ही तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एज दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम बोल सकता हूं, जितना एक हाइड्रोजन एटम का मास होगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है इसके पास में। यही कंसेप्ट था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का, जो कि जेम्स चैडविक ने किया था। जो थ्योरेटिकल डिफरेंस आया था ना, वहीं से ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी। E/m रेशियो वैसे इक्वल ही होता है लगभग, इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसका, हमारे इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर डिनोमिनेटर प्रोटॉन का मास बढ़ जाएगा हल्का सा, तो प्रोटॉन के मास के बढ़ने से E/m रेशियो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। डिनोमिनेटर जैसे ही डिक्रीज होगा, कंप्लीट फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो यहां से जब मैंने E/m रेशियो निकाल ली, E/m रेशियो थी इसकी 9.58 × 10⁻7, 9.58 × 10⁻7 कूलम किलोग्राम इनवर्स। मुझे मास निकालना था, मैं मास बाय E/m कर दूं, सो चार्ज बाय E/m, तो यहां से मेरे पास मास मिलेगा। मुझे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19, ये वैल्यू कितनी है, 9.58 × 10⁻7, तो लगभग जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.67 × 10⁻27 kg, ग्राम, सॉरी। तो ये वैल्यू फाइनली आपको मिलेगी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 1.67 × 10⁻24 किलोग्राम। ये किलोग्राम में डालो और ये ग्राम में डालो। तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है, और यही वैल्यू जो होती है वो होती है 1 AMU, या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 यूनिफाइड मास, दैट इज एक प्रोटॉन की, एक हाइड्रोजन की। एनोड रेज भी जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फिर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आकर अटैक करके फ्लोरोसेंस करवा रहे थे, वैसा ही फिनोमिना एनोड रेज भी करवाती हैं। ये जो फ्लोरोसेंस था या फिर जिंक सल्फाइड था, इस फ्लोरोसेंस को फोस्फोरोसेंस भी बोल दिया जाता है। एक जबलोंस्की डायग्राम करके, अब जबलोंस्की डायग्राम मैंने डाल भी रखा हुआ यूट्यूब पे, बट बहुत पहले डाला था। जबलोंस्की डायग्राम करके एक थ्योरी आती है ना, जिससे पता चलता है फ्लोरोसेंस और फोस्फोरोसेंस अभी के लिए एक ही है, बट ये अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, कि किस स्टेट से किस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब भी कोई भी चमक या फिर केमिल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है, वो तब देखने को मिलती है जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट को अपर एनर्जी में ले जाता है, फिर वो अपर एनर्जी से लोअर एनर्जी में लेके आता है, तब वो ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है। सिंगुलर ट्रिपलेट स्टेट्स के बारे में थोड़ी सी कहानी होती है, बट फिलहाल के लिए आप इन दोनों वर्ड को एक ही समझ सकते हो, फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस, लेकिन ये एक है नहीं। फिलहाल के लिए चमक नाम का जो वर्ड है ना, उससे आप इन दोनों को, या फिर केमिल्यूमिनेसेंस भी आप बोल सकते हो बेहद अच्छे तरीके से। अब देखो, अगर मैं बात कर रहा था इस प्रोटॉन की, हाइड्रोजन के पास से दिस इज 1H1, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, क्योंकि एटम क्या है, न्यूट्रल है। अगर मैं कार्बन की बात करूं, ये 6 ये 12, इस तरीके से एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन होती है। हमें यह पता है कि ये न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इसके अंदर फिलहाल अभी तक अगर न्यूट्रॉन की से मान लेते हैं डिस्कवरी नहीं हुई, तो यहां पर यह है प्रोटॉन। अगर यह प्रोटॉन है तो इसका मास, अगर इसके पास में 6 प्रोटॉन है तो 6 AMU होना चाहिए मास इसका, बट इसका मास मिला कितना, 12 AMU। अरे इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, बाहर है वो, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है तभी वो बाहर है, वो बाहर है इसलिए नेग्लिजिबल नहीं है। और इस न्यूक्लियस के पास में सिर्फ प्रोटॉन है, मैं अगर मान लेता हूं तो मेरा तो मास होना चाहिए था 6 AMU, या फिर अगर मैं 12 ऐसे ना समझू, ऐसा समझो कि मेरे पास जो कार्बन का मास होगा वो लगभग 6 गुना होना चाहिए मास ऑफ हाइड्रोजन के, अगर मैं AMU तक अभी तक पहुंचा ही नहीं हूं मास तक, क्योंकि इसका 1 होता है, इसका 6 बोला तो 6 गुना होना चाहिए, लेकिन देखने को मिला इसका 12। इसका मतलब ये 6 नहीं था, प्रोटॉन 6 थे, ये 6 नहीं था,
इसका मतलब 6 इसके अंदर और पार्टिकल्स थे जिसको बाद में बोला गया न्यूट्रॉन, चार्जलेस पार्टिकल, जिनके पास में कोई चार्ज नहीं, क्योंकि अगर चार्ज होता तो वो इलेक्ट्रॉन को इम्बैलेंस कर देता। इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव, प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव। अगर उस पर चार्ज होता, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो न्यूट्रॉन के पास में, तो वो पूरे एटम को इम्बैलेंस कर देता, इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ता फिर वहां से। फिर जाकर मुझे पता चला क्या कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, यह है न्यूट्रॉन। और इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने वाले थे जेम्स चैडविक, और वहां से पता चला कि इसके पास होंगे कितने, 6 और न्यूट्रॉन होंगे जिनके पास कोई चार्ज नहीं होगा। लगभग न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन का यहां पे 2 आता है, यहां पे 4 आता है, बाकी सब कुछ वही 27 ग्राम एंड दिस इज -27 ग्राम। ग्राम मोल इनवर्स बोलो, एएमयू बोलो, यू बोलो, डिपेंड अपॉन कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, और न्यूट्रॉन का मास हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास, बट उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दूसरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये मास है। दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कल पढ़ा था 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने केजी आएगा यहां पे, इस तरीके से हमने कुछ मासेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें पढ़ी। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।